करोड़ रुपए का भी कन्वर्जन हुआ है, या 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 इसका कन्वर्जन हुआ है। लोअर लिमिट क्या है कन्वर्जन के अमाउंट का, और हायर लिमिट क्या है, ये जरा बताएंगे। देखिए सर, सबसे पहली चीज तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका सर, और इस पे बहुत सारी डिस्कस डिबेट हो चुका है, लाइव में हुआ है, बहुत बार हुआ है, और पुनः इसकी एक बार जो है सर आपके द्वारा रखा गया, तो मैं बताता हूँ। एक चीज मैं बता दूं सर, एज ए निवेशक बोलिए मुझे, या एज ए कार्यकर्ता बोलिए, या फ्रेंचाइजी मैनेजर भी हूँ, और एक चीज जान लीजिए, हम लोग को कोई यदि सूली पे भी चढ़ा देना, कोई सूली पे भी चढ़ा देना, मैं मरते दम तक यही कहूंगा, मरते दम तक यही कहूंगा कि इन्होंने पैसा नहीं दिया है, इन्होंने कन्वर्जन कराया है, वो भी कन्वर्जन कराया है धोखे से। मैं पूरे डंके की चोट पे कर रहा हूँ, पूरे डंके की चोट पे कर रहा हूँ। जिसको जो भी मेरा करना है कर ले, हम लोग डरने वाले व्यक्ति नहीं, अन्य मेरे पास कुछ बचा है खोने के लिए, इसलिए मैं पूरे डंके की चोट की बात कर रहा हूँ सर। कहीं भी किसी अदालत की बात करें, या माननीय न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, या सारा प्रबंधकीय बीच की बात करें, झूठ है तो है, और इसी बात की तो लड़ाई है भैया, झूठ कितनी दिन चलेगी, झूठ बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल सकता है। मैं आपको बता दूं सर, इनका जो विवाद की जो शुरुआत हुई थी, रियल इस्टेट और हाउसिंग, दो कंपनियों को लेकर शुरुआत हुआ था। दो कंपनियों का जो शुरुआत हुआ था, इन्होंने 24,000 करोड़ दो कंपनियों के माध्यम से इन्होंने उठाया था। अब उसमें कुछ आपसी जो होता है रूल रेगुलेशन, रेगुलेटर बॉडी को लेकर के जो फ्लो करना था, सहारा इंडिया ने हो सकता है नहीं किया, तभी तो ये विवाद हुआ। अब इसमें दोनों की जो है ईगो की लड़ाई हो गई। सहारा इंडिया का कहना था कि हम सही हैं, सेबी का कहना था हम सही है। ईगो की टकराहट में ये लोग तमाम कोर्टों के माध्यम से, लोअर कोर्ट होते हुए ये लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। तो अशोक जी एक बात की आप पुष्टि कर रहे हैं ना, एक मिनट अशोक जी बीच में, मैं आप ही की बात समझ रहा हूं। आपने कहा कि ये ईगो की लड़ाई है, एक बात तो स्पष्ट है कि सहारा इंडिया परिवार पैसा लेके भागना नहीं चाहती थी, या उनकी कोई नीयत खराब नहीं थी। ये चूंकि सेबी और सहारा ये दोनों आमने सामने खड़े हो गए थे, तो वो तुम डाल तो ये पात चल रहे थे, और दोनों की लड़ाई हो रही थी, और उसमें निवेशक मारा गया एक प्रकार से, आप ये कह रहे हैं। लेकिन नीयत बेईमान नहीं थी, हम पैसा लेके भाग जाएंगे, मैं आ रहा हूँ, नीयत अपने आप क्लियर हो जाएगा सर, ये हम नहीं, आप लोग खुद बोल देंगे कि नीयत में किसकी क्या है। जब दोनों यानी सेबी और सहारा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, तो हम किसको मानेंगे। ठीक है, देश के जो निचली अदालत है वहां से मामला होते हुए जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश आया सर, तो उस आदेश का पालन करना, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का कोई ऐसा नागरिक नहीं होगा कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आदेश को न माने। यदि हो सकता है थोड़ी देर के लिए, मैं निगेटिव बोलता हूँ, हो सकता है थोड़ी देर के लिए यदि सुप्रीम कोर्ट का यदि आदेश गलत ही मान ले, ऐसा तो अमूमन होता नहीं है सर, वो सुप्रीम कोर्ट है अपने आप में। तो लेकिन जब आदेश किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप देखेंगे सर 31/8/2012 को, कि महोदय आप यानी रियल इस्टेट और हाउसिंग में जो आपने निवेश लिया है, उस पे 15% ब्याज लगाते हुए आप निवेशकों को लौटा दीजिए। यही आदेश सर, एक लाइन में। वो भी ये आदेश है सर कब, 2012 का, 31 अगस्त 2012 का। न्यायालय की इसमें क्या गलती है, कोई गलती नहीं। अब आ जाइए इसके दूसरे पहलू पे, जब ऐसा आदेश मिलता है सहारा इंडिया को, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक क्यूसाफ्ट नामक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा के रखा था, और रातों रात मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के 5,000 ब्रांचों में निर्देशित किया जाता है, और बोला जाता है कि आपके पास जो भी रियल इस्टेट और हाउसिंग के अकाउंट है उसको ऑटो कट कीजिए, ऑटोमेटिक, कोई पार्टी का सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, किसी की केवाईसी की जरूरत नहीं है। एक मिनट अशोक जी, मैं यही रोक रहा हूं, आप ठीक कह रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव, मैं आपके पर्सपेक्टिव को रख रहा हूं। जो सहारा इंडिया का पर्सपेक्टिव है, उनका ये कहना है कि हमारे ऊपर जो ये आरोप लग रहा है कि रातों रात हमने कंपनी बना ली और निवेशकों के पैसे को हड़पने के लिए हमने कंपनी बना ली, ऐसा नहीं था। हमने कंपनी बनाई, वो एक बिजनेस था, हम एफएमसीजी में इंटर कर रहे हैं, और हम लोगों के आप सुनिए मेरी बात को, आप 2 मिनट समय दीजिए, हम दूसरा व्यापार कर रहे थे। अच्छा नहीं आप सुनिए सर मेरी बात को, सारा चीज ऑटोमेटिक क्लियर होगा यदि इनकी मंशा सही रहती। हम मानते हैं वहां तक सहारा इंडिया सही था,
कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई परेशानी नहीं था सर। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इन्होंने अभी जैसा कहा ना, एपिडेविट की बात हम उस पे भी आएंगे। जब इन्होंने बार बार बोलते हैं सर, और ये बहुत लोग आते हैं बोलते हैं री इन्वेस्ट नहीं, री इन्वेस्ट। तो मैं आपको बता दूं, री इन्वेस्ट क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है। क्या देश की जनता इतना, जो तो मुझे नहीं लगता है कि इतना कोई मतलब एकदम आज के जमाने में कोई गंवार व्यक्ति होगा कि री इन्वेस्ट क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है, ये बताने की जरूरत नहीं। जब इन्होंने करा दिया, जब ठीक है आपकी नीति और नियत सब कुछ सही थी, तो आपने क्यू शॉप में कन्वर्ट कराया, ठीक है, मान लिया, चलिए मैं मान लिया कि आप सही थे, आपने करा दिया, जिसको आप बोलते हैं कि भुगतान कर दिया, आपने भुगतान न करा के करा दिया। तो क्या क्यू शॉप की जब मैच्योरिटी हुई तो आपको निवेशकों को पैसा देना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी क्यू शॉप 6 साल के स्कीम में आपने कन्वर्ट कराया और उसकी मैच्योरिटी भी अभी नहीं आई, मैच्योरिटी डेट भी नहीं आई। आप 2 साल 2.5 साल जैसे निकला वैसे फिर तमाम आपने प्रयास करना स्टार्ट किया कि इस क्यू शॉप को भी कन्वर्ट कर दिया जाए अन्य कुछ सोसाइटियों में। बताइए, अब यहाँ पे आप बताइए सर कि नियत क्या है? जब सोसाइटी में करवा दिया गया, अब सोसाइटी की मैच्योरिटी आ गई, तो फिर बोला जाता है कि मेरे पास तमाम समस्याएं हैं, अभी तो घूम फिर वही 2012 में जा रहे हैं। ये क्या इशारा कर रहा है सर? आप नियत की बात कर रहे हैं क्या? बार बार हम एम्बार्गो दिखा रहे हैं, फंड की कमियां दिखा रहे हैं, परेशानियां दिखा रहे हैं, उससे निवेशकों का क्या मतलब है? और यही ईगो की लड़ाई में सर इतना बड़ा साम्राज्य बिखर गया, तितर बितर हो गया ईगो की लड़ाई में। इनकी नियत सही थी, लेकिन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, और वही आज के डेट में हुआ। अब स्थिति ये है कि आज के डेट में पैसा देने की स्थिति में नहीं है। जब तक इनकी कुछ लिक्विडेशन न हो, प्रॉपर्टियों को न बेचा जाए, कैसे पैसा देंगे, कहां से देंगे? और आज एफिडेविट मांग रहे हैं कि स्वेच्छा से किए। क्या आपके ब्रांच में 5000 ब्रांच में रातों रात जो एडवाइज छपा और बाद में बोला गया कि जाइए निवेशकों से साइन करा करके आप दीजिए, तो क्या निवेशक की सहमति से हुई? और कार्यकर्ता रात रात दिन भर पर लग करके काम किए, क्यों? इसलिए काम किए कि अच्छा, क्या अशोक जी ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि कंपनी बड़ी हो गई, एक मिनट रुकिए, कंपनी बड़ी हो गई, निवेशक ज्यादा हो गए, उनका निवेश भी ज्यादा हो गया और निवेश कुछ इस तरह से हो नहीं पाया जो सही समय पे रिटर्न दे सके, रिटर्न नहीं मिला और एज ए बिजनेस प्रोपोजिशन जो उनको करना था वो फेल हो गया। और जो 25,000 करोड़ रुपए तो मान लीजिए रियल एस्टेट का था, लेकिन बाकी जो आपका डिमांड जा रहा है वो तो कोऑपरेटिव का डिमांड है, जो 86,000 करोड़ पहुंच रहा है, 1,00,000 करोड़ पहुंच रहा है। अब 25,000 करोड़ रुपए अगर दे भी दे किसी को, तो बाकी जो पैसे हैं उनको पैसा लौटाना है। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है रियल एस्टेट का ही, जो जमीन में इन्होंने पैसे मोस्टली इन्वेस्ट किए हैं, जो बाकी जो दूसरी कंपनियां थी वो व्यापार नहीं कर पाई ठीक से। मैसिडोनिया भी ये गए, जो लास्ट इंटरव्यू मैंने देखा उसमें भी इनकी पहल ये थी कि हम विदेश में कुछ रेवेन्यू जनरेट करें, वहां से कुछ पैसे कमाना चाहते थे। जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन में जाना चाहते थे, एजुकेशन के बाजार में जाना चाहते थे, रियल एस्टेट में जाना चाहते थे, क्योंकि उनको डर था कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो पैसे उनके पास हैं उनकी मैच्योरिटी की तारीख आते जा रही है और सबको एक साथ पैसा दे पाना बहुत मुश्किल है। किसी का मान लीजिए कि दिसंबर में हो रहा है, किसी का जनवरी में होगा, किसी का मार्च में होगा, और ये विशियस सर्किल में कंपनी फंस। क्योंकि लास्ट इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरी योजना है कि बहुत सारे कंपनी को खोल करके कुछ प्रॉफिटेबल वेंचर में जाएं, ताकि हम अपने निवेशकों के निवेश को सुरक्षित रखें, और दूसरा जो लाखों कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हुए